वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? अच्छा, देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था चालुक्य वंश और जो 3 विदेशी जातियां थीं उनका आत्मसातीकरण भी भारत में पढ़ा था। अब विदेशी जातियों में कौन कौन सी थी, जैसे शक, हूण और कुषाणों के बारे में पढ़ा था। कुषाण वंश में मैंने बताया कि जो प्रमुख राजा था वो कौन था? कनिष्क था। तो यहां आकर के अपना जो पहला लेसन है ना वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस पहले लेसन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? पहले लेसन में जैसे कि हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी पढ़ा था, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो ये आपको बार बार देखना है वीडियो को, जिससे कि आपको क्या है कि ये याद रह सके। ठीक है, आज हम एक दूसरा जो लेसन है नया अपना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरा लेसन क्या है, उसका नाम क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, चलो जानकारी लेते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है ना, देखिए दूसरे लेसन का जो नाम है वो है संघर्षकालीन भारत, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। पहला लेसन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्वर्णिम भारत। अब कौन सा है? संघर्षकालीन भारत। तो स्वर्णिम भारत में हमने पढ़ा था प्रारंभ से 1206। अब दूसरे में जो पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत में कहां से कहां तक, यानी 1206 से लेकर के 1257 तक, यहां तक हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि 1206 ईस्वी में पहले चैप्टर में पढ़ लिया। अब 1206 ईस्वी जो प्रारंभ होती है वो कौन से वंश से प्रारंभ होती है? तो ये शुरू होती है गुलाम वंश से। ठीक है ना, इसका समय गुलाम वंश का समय शुरू होता है। और 1757 में जाके क्या हुआ कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें क्या हुआ था कि भारत में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे कहा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी वंश आए हैं, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, उन सब के बारे में हम इस लेसन नंबर 2 में अध्ययन करेंगे। अब देखिए संघर्षकालीन भारत में क्या होता है कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। ठीक है, और इन आक्रमणों का भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने सफलतम मुकाबला भी किया। ठीक है, इस समय संघर्षकालीन भारत में भारत पर सबसे पहले जैसे कि अरब व मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण किए और इन्हें भारतीय शासकों ने अथवा राजाओं ने खदेड़ा भी था। तो अरबों द्वारा भारत पर पहला समुद्री आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। और यह हुआ कहां था? थाने पर। ठीक है, इसकी जानकारी यानी कि अरबों ने जो पहला आक्रमण किया था समुद्री आक्रमण, इसकी जानकारी हमें मिलती है, एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है फतुह उल बुल्दान। ठीक है ना, इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि अरबों ने पहला समुद्री आक्रमण किया था 636 ईस्वी में। कहां किया था? ठाणे पर। ठीक है, इसके बाद अरबों ने और कहां आक्रमण किया? अरबों ने बलोच तथा सिंध के
सिंध के डेवाल बंदरगाह पर, डेवाल बंदरगाह पर आक्रमण किया था। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो दाहिर था सिंध का राजा, वो क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में एक शासक और आता है जो भारत पर आक्रमण करता है, उसका नाम है महमूद गजनवी। यह महमूद गजनवी कश्मीर के शासक कौन कौन से, आनंदपाल व जयपाल से युद्ध करता है। और इसके बाद में एक प्रसिद्ध युद्ध और होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, भारत का शासक पृथ्वीराज चौहान, ये इस मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित करता है। ठीक है ना, पराजित कर देता है। तो ये संघर्षकालीन भारत में हमें ये सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल शुरू होता है, और दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, मुस्लिम राजाओं ने दिल्ली पर जब अधिकार किया था तो उन्होंने अपने अपने अलग राजवंशों की स्थापना की थी। उन सब राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार यहां तक और देख लेते हैं। देखिए, लेसन नंबर अपना 2 है, संघर्षकालीन भारत। कब से कब तक पढ़ना है, ये 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। अब 1206 में कौन सी घटना घटती है कि सल्तनत काल में पहला वंश गुलाम वंश, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और 1757 में जो घटना घटती है वो घटना होती है कि प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है ना। इसके बाद विदेशी आक्रांता लगातार भारत पर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन भारत के शासक उनका क्या करते हैं, सफलतम मुकाबला करते रहते हैं। सबसे पहले अरब व मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों द्वारा भारत पर जो पहला समुद्री आक्रमण किया गया था वो कब हुआ, 636 ईस्वी में, और हुआ कहां था, थाने पर। ठीक है, इसका उल्लेख हमें कौन सी पुस्तक में मिलता है, पुस्तक है फतहुल बुल्दान। ठीक है, इसके बाद में अरबों ने जो आक्रमण किए वो भड़ौच और सिंध के डेवाल बंदरगाह पर किया था। ठीक है ना, लेकिन इसको भी भारतीय शासकों ने क्या कर दिया, विफल कर दिया, यानी कि इनमें भी वो असफल रहे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करता है, और युद्ध में राजा जो दाहिर होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महमूद गजनवी भी कश्मीर के शासक आनंदपाल और जयपाल से कड़ा संघर्ष करता है, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इस मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित कर देता है। तो ये तो हुई एक सामान्य जानकारी संघर्षकालीन भारत की। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख वंश कौन कौन से हुए थे उनके बारे में। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत का जो काल है, समय है, वो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। अब यहां देखिए, मैंने अभी बताया था आपको दिल्ली सल्तनत में यानी कि जिन जिन राजाओं ने अपने जिन वंशों की स्थापना की उन सब का अध्ययन हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1206 में कौन से वंश की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1526 में क्या हुआ था, 1526 में एक
शासक था बाबर, और बाबर ने क्या किया, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में, और यह पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, तो इस बाबर ने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को 1526 में इस इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद में एक नए वंश, कौन से वंश की स्थापना की थी इस बाबर ने, वो था मुगल वंश। ठीक है, तो हमें यहां तक पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। पहले समय कितना है, 1206 से लेकर 1526। घटनाएं बता दी आपको। 1206 में क्या हुआ, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 1526 में क्या हुआ कि अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश था, कौन सा, लोधी वंश, और लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसे हराया किसने था, बाबर ने। युद्ध जो हुआ था वो कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ, 1526 में। ठीक है, और बाबर ने नए वंश की स्थापना की, वो वंश क्या कहलाया, मुगल वंश। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में हमें कौन कौन से वंश पढ़ने हैं, तो देखिए पहला है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, और पांचवा है लोधी वंश। ठीक है, ये पांचों वंश हमें क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है। अब इन पांचों वंशों को क्रम से याद रखने की एक ट्रिक है, छोटी सी देख लेना। ट्रिक ये है कि देखो, गुल, खिला, तो, सैलो। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। तो पांचों वंशों को याद कैसे करना है, गुल, खिला, तो, सैलो। गुल यानी गुलाम वंश, खिला खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ठीक है ना, तो ये पांचों वंश हमें कहां पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत में पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए अपना पहला वंश है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक है ना। अब इस गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, देखिए गुलाम वंश को यामिनी अथवा इलवरी वंश भी कहा जाता है। यानी गुलाम वंश के ये दूसरे नाम है यामिनी वंश या इलवरी वंश। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, तो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का वो है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी को संरक्षण प्राप्त था।
यानी कि इसके दरबार में कौन रहता था? हसन निजामी रहता था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। यानी कि कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी, कौन सी मंजिल? पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। ठीक है, छोटे प्रश्न में पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसने निर्माण प्रारंभ करवाया था, केवल पहली मंजिल बनवाई थी। किसकी याद में? एक सूफी संत था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, लेकिन इस कुतुब मीनार का जो शेष भाग था, शेष भाग वो किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, प्रश्न में पूछ ले कि कुतुब मीनार का शेष भाग या कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। ठीक है, और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान, देखिए दूसरा नाम है पोलो, जो घोड़ों से खेल खेला जाता है। तो 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का दूसरा नाम है यामनी या इलवरी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहता है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था और कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसकी याद में करवाया था? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। और कुतुब मीनार का जो शेष भाग था वो किस शासक ने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। शासक बनता है इल्तुतमिश। यहां तक नोट कीजिए, पढ़ेंगे इल्तुतमिश। अगला जो शासक है वो है इल्तुतमिश, और इसका जो शासन काल रहता है वो है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। देखिए, इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है। ठीक है भाई, ये इल्तुतमिश था कौन? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। ठीक है, पता चल गया इल्तुतमिश कौन था? इसका दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में यह इल्तुतमिश कौन बन गया? उत्तराधिकारी यानी कि शासक बन गया। इल्तुतमिश ने क्या किया? 1223 में मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला दुर्ग को जीता था। और इसके बाद
26 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर दुर्ग को जीता था। ठीक है, इसके बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका पुत्र होता है, जिसकी भी असमय अकारण मृत्यु हो जाती है। और समय से पहले मृत्यु होने के बाद में इसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, वो क्या बनती है, शासक बनती है। तो इल्तुतमिश के बारे में एक बार देख ले। इसका जो शासन काल था 1210 से 1236। ठीक है, इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। 1223 में इसने कौन से दुर्ग को अपने अधिकार में लिया था, वेल्ला के दुर्ग को, जो कहां है, मालवा पर आक्रमण करने के बाद। और 1226 में राजस्थान में रणथंबोर दुर्ग को इसने जीता था। क्वेश्चन याद रखना, रणथंबोर दुर्ग को इल्तुतमिश ने कब जीता था, 1226 में। अब पढ़ते हैं रजिया सुल्तान, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद शासक है रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान का जो शासन काल था वो था 1236 से लेकर के और 1240 तक। रजिया सुल्तान कौन थे? देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रजिया सुल्तान को जो इल्तुतमिश होता है वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो ये जो रजिया सुल्तान होती है ये मुस्लिम साम्राज्य की, रजिया सुल्तान मुस्लिम साम्राज्य की पहली महिला शासिका बनती है। ठीक है, जब रजिया सुल्तान शासक बनती है तो वहां के जो तुर्क अमीर होते हैं, ये तुर्क अमीर क्या करते हैं, इस रजिया सुल्तान का विरोध करते हैं। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी रजिया सुल्तान क्या करती है, जो अपनी प्रथाएं हैं उनको त्याग देती है। यानी कि कूबा, कूबा का मतलब है कोट, और कुलाह, कुलाह का मतलब है टोपी धारण कर लेती है और स्वयं शासका बन जाती है अपने राज्य की। और इस रजिया सुल्तान ने क्या किया, एक व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत, इस जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर नियुक्त किया। अमीर अखूर, यह अमीर अखूर एक पद था और यह किससे संबंधित था, अश्वशाला से संबंधित पद। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इस जमालुद्दीन, सॉरी ये जमालुद्दीन है, जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया तो तुर्क अमीरों ने क्या किया, इस जमालुद्दीन याकूत की मृत्यु कर दी। मृत्यु के बाद में रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह किया और अल्तुनिया से विवाह करने के बाद वहां के जो अमीर तुर्क थे वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो क्या किया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, इन दोनों को गुंडों ने मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ, इनके बाद महमूद शाह, बहराम शाह जैसे अयोग्य शासक भी हुए थे। लेकिन बाद में जो प्रमुख शासक हुआ गुलाम वंश का, उस शासक का नाम था बलवन। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान। एक बार दोबारा देखते हैं, रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इसका भाई था, इसकी मृत्यु के बाद में रजिया स्वयं सुल्तान बन गई, यानी कि इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। रजिया सुल्तान मुस्लिम साम्राज्य की पहली महिला शासिका थी।
जब ये शासक बने तो तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसने क्या किया, कोट और टोपी धारण करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया और इसने जमालुद्दीन याकूत को आसमसाला का प्रधान बना दिया, जिससे वहां के जो तुर्क अमीर थे वो नाराज हो गए और इसे जमालुद्दीन याकूत को वहां के तुर्कों ने मार दिया। मारने के बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया, लेकिन अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को कुछ दिनों बाद गुंडों ने मार दिया। इसके बाद जो शासक हुए वो अयोग्य शासक थे और जो प्रमुख शासक हुआ वो था बलवन। तो अब हम पढ़ेंगे बलवन के बारे में। देखिए अगला शासक बनता है गुलाम वंश में बलवन, और इस बलवन का नाम था उलूग खां, ठीक है। और ये उलूग खां 1265 में शासक बनता है। ये बलवन था कौन? देखिए हमने पढ़ा था इल्तुतमिश, तो ये जो बलवन था ये है इल्तुतमिश के चहलगामी। चहलगामी क्या था, क्वेश्चन में पूछ लेता है चहलगामी क्या है। तो इल्तुतमिश के 40 गुलामों का एक समूह था, 40 दासों का समूह क्या कहलाता था इल्तुतमिश के समय? चहलगामी कहलाता था। तो इन 40 दासों में प्रमुख था कौन? इल्तुतमिश। तो इन 40 दासों के समूह में इल्तुतमिश का जो प्रमुख था दास वो था बलवन, और ये बलवन क्या करता है, स्वयं शासक बन जाता है कब? 1265 में। इस बलवन ने मंगोलों से आक्रमण करने हेतु एक सैन्य विभाग का गठन किया था। उस सैन्य विभाग का नाम है दीवाने आरिज। प्रश्न में पूछ लेता है कि दीवाने आरिज क्या है, तो दीवाने आरिज बलवन के समय क्या था? सैन्य विभाग था। बलवन की जो महत्वपूर्ण नीति थी वो नीति थी रक्त और लोहे की नीति। प्रश्न में पूछ लेता है कि रक्त और लोहे की नीति गुलाम वंश के किस शासक ने अपनाई थी? तो बलवन ने अपनाई थी। इस रक्त और लोहे की नीति में क्या होता था कि पुरुषों को मार दिया जाता था, ठीक है, तथा स्त्री वे बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। इस बलवन ने ही एक प्रथा लागू की जिसका नाम है सिजदा व पाबोस की प्रथा। ये प्रथा क्या थी? सिजदा व पाबोस की प्रथा में क्या होता था कि जो जनता होती थी, जनता अपने शासक या अपने राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर उनका आदर करती थी, ठीक है ना। तो सिजदा में पाबोस की प्रथा किस शासक ने लागू की थी? बलवन ने लागू की थी। और बलवन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी था, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो बलवन ने एक सिद्धांत दिया था राजत्व सिद्धांत। इस राजत्व सिद्धांत में बलवन क्या कहता है कि जो राजा है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अर्थात यह कहता है कि जो राजा है ना उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है, क्योंकि वह ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण है। स्वयं ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर जनता पर शासन करने के लिए भेजा है। तो कौन से सिद्धांत में? राजत्व सिद्धांत में बलवन ने यह बात बताई थी। अंत में क्या होता है? 1290 ईस्वी में क्यूमर्स का वध करके जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में स्वयं को शासक घोषित कर देता है, और इस तरह से गुलाम वंश का क्या होता है? अंत हो जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाता है और एक नए वंश का प्रादुर्भाव होता है जिसे कहा जाता है खिलजी वंश,
ठीक है। इसकी स्थापना करता कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं कि गुलाम वंश में बलवन शासक बनता है, इसका नाम होता है उलूग खां और ये शासक 1265 में बनता है। ये बलवन इल्तुतमिश के चहलगामी यानी 40 दासों के समूह में से एक प्रमुख व्यक्ति था। कौन? बलवन, ठीक है ना। और तो ये 40 दास की जो लाइन है ये आपको याद रखनी है कि चहलगामी किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित है। बलवन ने क्या किया? मंगोलों से आक्रमण करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की थी। ये भी पूछ लेता है दीवाने आरिज क्या है। बलवन ने ही रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। इस नीति में क्या होता? पुरुषों को मार दिया जाता था, स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। इसने सिजदा व पाबोस की प्रथा लागू की थी और बलवन का राजत्व सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजत्व सिद्धांत में बलवन क्या कहता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। और अंत में 1290 में क्यूमर्स का वध करके जलालुद्दीन खिलजी स्वयं अपने आप को शासक घोषित कर देता है और भारत में एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो ये जो खिलजी वंश है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यानी कि आज जो क्लास में पढ़ाया गया है इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वंश है इनको बार बार आपको पढ़ना है क्योंकि ये जो वंश है ना ये थोड़े क्या करते हैं? टफ पढ़ते हैं, इसलिए इनको बार बार दोहराना अति आवश्यक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।